सीएनबीसी आवाज की इस बार की थीम है न्यू इंडिया, कि एक नया इंडिया बनने के लिए और बनने को तैयार है अगर, तो उसको पुराने माइंडसेट की, रुकावटों की जो दिक्कतें हैं उसको कैसे तोड़ करके आगे बढ़ने के लिए एक नया माहौल हमारे पॉलिसी मेकर्स बना रहे हैं। यही समझने के लिए मैं फिर से स्वागत करूंगा गडकरी जी का आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, पहला सवाल तो यही है कि जिस प्रकार का सरकारी खजाने पर दबाव है और जहां ग्रोथ को शुरू करना है उसमें सबसे पहले आपका मंत्रालय और सड़क एक पहला काम है। आपको जितने पैसे चाहिए वो इस बार जेटली जी दे देंगे क्या? एक तो पिछले साल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको बहुत सपोर्ट किया था। इस बार हमारा बजट और बढ़ाकर देंगे, और जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो मैंने उनको कहा कि आप जितना बजट बढ़ा के देंगे उतना हम टैक्स बढ़ा के देंगे। अभी हम लोग पीपीपी मोड में और ईपीसी मोड में जो काम कर रहे हैं उसमें 1.5 लाख करोड़ के काम हमने लगभग सैंक्शन किए, साइन कर चुके हैं। अब ये लैंड एक्विजिशन का थोड़े प्रॉब्लम से कुछ जगह पेड़ कटना, बाकी छोटी छोटी बातें हैं, पर इससे जो स्टील और सीमेंट लगेगा 40% कॉस्ट सीमेंट पे आती है, स्टील और सीमेंट की। तो ये समझ लीजिए कि ये जो 40% कॉस्ट आएगी उसमें से 20% टैक्स गवर्नमेंट को वापस मिलेगा। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वाभाविक रूप से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना फायदा होगा। तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और सरकार का बजट भी खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग इकोनॉमी को काफी बूस्ट करेंगे। और ये बात जरूर है कि अभी हमारे काम शुरू हो गए हैं और निश्चित रूप से मार्च के बाद काम दौड़ने लगेंगे और इकोनॉमी को उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, आपने एक आंकड़ा दिया था कि मौजूदा 13 किलोमीटर है रोजाना सड़क बनने का काम, उसको 30 किलोमीटर तक लेकर के जाने का आपका लक्ष्य है। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा हमने पढ़ा कि जो यूपीए का पीक परफॉर्मेंस था वो था 5700 किलोमीटर एक साल में बनाने का। आपके एक साल में करीबन 6000 किलोमीटर अगर बना है तो 300 किलोमीटर ज्यादा जरूर, 3000 किलोमीटर ज्यादा जरूर बना, 300 किलोमीटर ज्यादा जरूर बना। लेकिन ये स्पीड हमको लगता है कि नाकाफी है और आप शायद इससे संतुष्ट नहीं होंगे। मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। अभी हमारा 17 से 18 किलोमीटर के ऊपर है और हमारा टारगेट मार्च एंड तक 30 किलोमीटर है, पर 30 किलोमीटर से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो टारगेट हमारे अंदर में हमने जो पब्लिक कमिटमेंट का पार्ट नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, पर हमारा जो टारगेट हमने रखा है वो 100 किलोमीटर पर डे का है। अब मैंने इसमें मार्ग निकाले हैं। ये डीपीआर बनाने का काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनएचआई करती थी, तो अब मैंने 7-8 हजार किलोमीटर के डीपीआर बनाने के काम महाराष्ट्र सरकार को दिया, मध्य प्रदेश सरकार को दिया, आंध्र प्रदेश की सरकार को दिया, तेलंगाना सरकार को दिया। यानी मेरे काम को मैंने और 5 इंजन लगा दिए हैं। तो पैसे की कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा, पर अगले साल मार्च में जब आप देखोगे उसमें और बढ़ेगा। और उसके बाद जो कोशिश हमारी चल रही है उसमें से निश्चित रूप से काफी अच्छा तस्वीर आएगी। सर, आप कैसे कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है? क्योंकि हम लगातार इस पर कमेंट्री कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ ही नहीं रहा है, कैश पाइल पे बैठा हुआ है, लेकिन वो निवेश का चक्र शुरू नहीं कर रहा है। इसलिए अब हम सुनते हैं कि सरकार पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएगी, आप कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं। देखिए, आप अगर हमारे डिपार्टमेंट का अध्ययन करेंगे तो 45,000 करोड़ हमारा बजट है। ये बात सही है कि यूपीए सरकार के बाद और हमारे आने के बाद 380 प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद पड़े थे। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के प्रॉब्लम थे, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, जैसे दिल्ली जयपुर रोड बंद पड़ा था। फिर ये हरियाणा का हरिद्वार का रोड है, ये बंद पड़ा था। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट रोड बंद पड़े थे। अब हमने लगभग 90% रोड का काम जोरों में चल रहा है। ये दिल्ली जयपुर का तो मैं दिसंबर तक 3 फ्लाईओवर को छोड़ के पूरा काम पूरा हो जाएगा और मार्च में वो भी फ्लाईओवर पूरे हो जाएंगे। और ये हरिद्वार का जो रोड था वो भी हरिद्वार डेहराडून बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। बहुत लोग मुझे नाराज होते थे कि कुछ भी करो ये करिए, वो भी लगभग काफी काम जोरों में शुरू जो आप देखते हैं। तो वैसे अभी देखा जाएगा तो 90% रोड के प्रोजेक्ट अब जोरों से शुरू है। और आपको एक ही बात बताओ कि जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी का जो एग्जीबिशन हुआ था बंगलोर में, तो वहां लोगों ने पब्लिकली कहा कि हमको अभी मशीनरी के ऑर्डर 2 टाइम्स 3 टाइम्स मिल रहे हैं। इसका मतलब सेक्टर में काफी अच्छी गति आई है और मेरा विश्वास है कि इस सब के कारण जो गति आएगी उसमें पीपीपी मॉडल में जो लोग बिल्कुल ही आ नहीं रहे थे वो आने लगे। फिर हमने सोचा कि जब ये आपकी बात सही है
कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब नया हमने हाइब्रिड मॉडल किया, हाइब्रिड मॉडल ये था कि 40% कॉस्ट हम देंगे, टोल हम ही कलेक्ट करेंगे, उसकी गारंटी हमारी होगी, और लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस हमारी जिम्मेदारी होगी, और जो 60% इन्वेस्ट करेगा उसको हम लोग एन्युटी बेस पर उसका पैसा वापस कर देंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसके कारण एकदम रिस्क कम हुई। ये जो आप कह रहे हैं पीपीपी मॉडल, इसमें जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो एक जो बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट जिसको लेकर के सामने वाले प्राइवेट प्लेयर को ये भरोसा हो जाए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में उलझूंगा नहीं, कानूनी पचड़े में उलझूंगा नहीं, सरकार मेरा साथ देगी, कमिटमेंट पूरा करेगी, ये एश्योरेंस अभी उनसे जब बात करते तो हमको लगता नहीं मिल रहा। अभी भी कहते हैं कि यार पीपीपी के करेक्ट मॉडल का हम इंतजार ही कर रहे हैं। देखिए, हमने मॉडल एग्रीमेंट को बदला है, वो एक तरफी था और कॉन्ट्रैक्टर और बैंकों के लिए वो ठीक नहीं था। ये मैंने कम से कम 22 डिसीजंस कैबिनेट में जाकर बदले हैं। और देखिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, पर आप कोई प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस नहीं मिले, यूटिलिटी शिफ्टिंग के नहीं मिले, ऊपर से लोग कोर्ट में जाके स्टे मिल जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? और इसलिए हमारे यहाँ ये पद्धति थी कि हम हर काम के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार पकड़ते थे। मुझे इस बात का बिल्कुल संकोच नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट बन पड़े थे, इसमें करीब 70 से 80% जिम्मेदारी सरकार की थी, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कारण ये प्रोजेक्ट बन पड़े, और कॉन्ट्रैक्टर का रोल 20-25% था। पर अब हमने किसने क्या किया इसके बजाय अभी हमने वो ऑब्स्टेकल्स बनकर निकाल दिए हैं और अभी हमारे प्रोजेक्ट दौड़ने लगे हैं। और मैं आपको और सब लोगों को अगर एक सवाल पूछूंगा कि आप मुझे ऐसा बताइए कि राष्ट्रीय महामार्ग पर एक भी प्रोजेक्ट बंद पड़ा और जिसका काम शुरू ने, ऐसे प्रोजेक्ट का नाम बताइए। तो एक है वैसे 2-4-5 जगह, पर ये बता नहीं पाएंगे। इसका कारण सब प्रोजेक्ट अब शुरू है और कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने कहा कि आप काम करिए। और हमने ये भी बात हुई कि जब मैं कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो एक चैनल ने कहा कि मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये 3,80,000 करोड़ ये जनता का पैसा बैंकों के द्वारा उनको दिया था, तो ये अगर एनपी होता तो नुकसान देश का होता। तो हमने उनसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, एनवायरमेंट फॉरेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व किए, रेलवे के प्रॉब्लम सॉल्व किए, यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्व किए, अब लिटिगेशन की बहुत सी केसेस सॉल्व की। अब मुझे लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम थोड़े बहुत और भी है, पर अब कोई कॉन्ट्रैक्टर हमको ब्लेम नहीं कर सकता। सर, आप ये बताएं कि जितना मैसिव काम इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में तेजी से करने की जरूरत है, उसको अंजाम देने लायक कंपनियां भी भारत में मौजूद हैं क्या? ये इसलिए पूछ रहा हूं। आपने ये बहुत महत्व का सवाल पूछा है। इसलिए पूछ रहा हूं कि जिनसे आपको काम लेना हुआ है वो डूबे हुए हैं, उनको एक प्रकार से ब्लैक लिस्ट नहीं तो ग्रे लिस्ट में हम डाल करके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिस्ट है, इससे बात मत करो। एक आपकी तारीफ जुबान आपके सामने नहीं करना चाहता हूं, आपके अलावा सरकार में बाकी लोगों को व्यापारियों से मिलने में डर लगता है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि वी आर फुल्ली ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड। कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आता ना और 1 रुपए की कोई इसमें हमने कहा कि जरूरत नहीं है। इफ यू हैव ए प्रॉब्लम कम टू मी। और ये मैं इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूं कि ये हमने पूरी ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम को तैयार किया है। दूसरी बात एक सच है जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब जगह कैपेसिटी बिल्टअप करने की जरूरत है और सरकार में तो बहुत जरूरत है। अच्छा आदमी भी सरकार में काम करते करते उसका दिमाग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थक जाता है। तो मैंने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में ये रिफॉर्म के लिए बहुत पीछे पड़ता हूं, नियम बदलता हूं। मेरे सेक्रेटरी आए नए, वो मुझे कह रहे थे मेरा दिन भर का समय बेकार फालतू फाइलों में जाता है, मैं अधिकार देना चाहता हूं। मतलब तुरंत दो, मेरे तरफ से मत भेजो। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, वैसे अनप्रोडक्टिव टाइम कंज्यूम करना भी गुनाह है और इसलिए बहुत बार ये होता है। वैसे कॉन्ट्रैक्टर में 50 ही कॉन्ट्रैक्टर है। अब मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। मैंने ये तय किया है कि अब इसमें डायलूशन करूंगा और ये 50 कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो सेकंड लेयर है 60-70 कॉन्ट्रैक्टर की, उनको मैं प्री क्वालिफिकेशन के फाइनेंशियल टेक्निकल नॉर्म को थोड़ा सा रिलैक्स करके उनको भी मैं बढ़ाना चाहता हूं। दे आर कैपेबल और इसलिए देश में कामों के हिसाब से
ऐसा भी नहीं हो कि एक आधे काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर उस पात्रता का न रहे। उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी एंड टेक्निकल एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ेगा। और ये 50-60 कॉन्ट्रैक्टर में और 70 एक कॉन्ट्रैक्टर प्रमोट करने के लिए रिलैक्सेशन इन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल नॉर्म्स में हम करने वाले हैं, और हमारे देश की कैपेसिटी हम बिल्टअप करेंगे। हम प्री कास्ट के कम से कम 30-40 यार्ड देश में डालना चाहते हैं। इतना, ये दिल्ली के आजू बाजू में 25,000 करोड़ के काम शुरू है। अगर वो प्री कास्ट करेंगे तो 25-30% कॉस्ट कम हो जाएगी। हम कोड को बदल रहे हैं। हम अमेरिकन और जर्मन और इंटरनेशनल कोड को स्टडी करके 10-15% कॉस्ट कम होगी। तो हमारा प्रिंसिपल ये है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना, और जो हमारे हाथ में नहीं है पर लैंड एक्विजिशन से हमारी कॉस्ट बढ़ी हुई है वो उसको हम तो ज्यादा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करना, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाकर प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल वायबल करना। मुझे लगता है ये सेक्टर जो हमारा रोड का है, आप चिंता ही मत करिए। हम 5 साल इतना काम करेंगे कि ये देश, हम शायद 5 साल के बाद रहे या नहीं रहे तो जनता तय करेगी, पर इस 5 साल का काम अगले 100 साल लोग याद रखेंगे। उस काम को डिलीवर करने के लिए एक नहीं 10 LNT चाहिए और 100 दूसरे तरह की कंपनियां चाहिए। वो सामने दिख नहीं रही हैं और आपके पास ऑर्डर देने को इतना पड़ा है। ये कंपनियां और जो एग्जिस्टिंग हैं, क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएंगी, और नए प्लेयर को कैसे पैदा किया जाए? सबसे बड़ा है कि उस नए लहर को कैसे खड़ा किया जाए। देखिए, आपको एक बात, नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक भूमिका ली कि नॉर्थ ईस्ट में सब मुंबई और हैदराबाद से कॉन्ट्रैक्टर जाते थे। मैंने गुवाहाटी में वर्कशॉप लिया और मैंने कहा नथिंग डूइंग, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम में यही के कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे। पैकेज तोड़ दिए, नियम तोड़ दिए और कहा नहीं। अब आपको आज मैं बता रहा हूं, मैंने एक वर्कशॉप लिया था दिन भर गुवाहाटी के एक होटल में, और सब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। बोले हमारे पास मशीन नहीं, मतलब इनको 10% मशीनरी एडवांस दो, 10% मोबिलेशन एडवांस दो। हम उनको पूरी मदद कर रहे हैं, और इस बार करीब 30-40% कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थ ईस्ट में वहां के कॉन्ट्रैक्टर अपने BS6 के बारे में एक बात कह दी है और पर्यावरण का मुद्दा है, तो इन दिनों हम देख रहे हैं कि पॉलिसी मेकर, कोर्ट, ट्राइब्यूनल सब मिलकर के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अचानक एक हफ्ते में पता चलता है कि इस सेक्टर की तो लाइफ बदल गई, डिसरप्ट हो जाएगा सब कुछ। फिर वो आप अभी मिले हैं आपसे, उन्होंने अपनी चिंताएं बताई हैं। तो क्या हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो अच्छा कर रहा है सडनली एक ऐसे डिसरप्शन में फंसेगा और ये ठीक चलता हुआ सेक्टर भी थोड़ा उलझ जाएगा क्योंकि आपने एक डेडलाइन लगा दी है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि ये डर आप निकाल दीजिए। आज भी हमारे देश में ये जो यूरो 6 स्टैंडर्ड के पोल्यूशन के नॉर्म से, इसके आधार पर बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनी यहां गाड़ियां बनाकर एक्सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात ऐसी होती है कि प्रदूषण ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है, और इसके कारण देश में हमारे हेल्थ में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, और दिल्ली का अनुभव आप कर रहे हैं। और इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हमको पहुंचना होगा। अब BS4 तक हम आए हैं यूरो 6 स्टैंडर्ड पे। अब वो 5 के लिए ये मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अगर छलांग लगाकर 4थे पायरी से 6वें पायरी चल सकता हूं तो 5वें पायरी पे क्यों जाऊं? तो मेरा आग्रह था, पर मैंने सेक्टर को कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप काम की शुरुआत करिए। आप इसमें देश के जो पेरिस में प्रधानमंत्री कमिट करके आए और पर्यावरण का मुद्दा जो बना हुआ है उसको लेकर हम लोग देश को स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और इसलिए आप काम शुरू करिए। आप भी 5-6 साल आपके लिए है, और वो सब मॉडल में आपको आज में भी उनकी बात हुई, और नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे तो एक दिन कोर्ट ऑर्डर निकाल देता है, ना हम बोल सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। तो इसके बजाय आप इसको स्वीकार करिए। अगर कहीं भी आपकी अड़चन आएगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं हम आपको अड़चन में नहीं आने देंगे। हमारा स्वभाव ये है कि अड़चन में आए व्यक्ति को मदद करना। अगर जब लेजिटिमेट और जुनाइन प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको मदद करूंगा, और अब सेक्टर ने इस बात को स्वीकार किया है। और 1 अप्रैल 2020 से हमारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने निर्णय किया है कि वो 30 से 40 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वो रिफाइनरी को भी सुधार रहे हैं और उस प्रकार का फ्यूल भी तैयार कर रहे हैं। तो मुझे सभी मैन्युफैक्चरर ने पूछा कि गारंटी क्या है कि ये 2020 के पहले फ्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम तो तैयार होकर बैठेंगे, वो नहीं तैयार करेंगे, फिर हमारा कैपिटल कॉस्ट, हम इतना इन्वेस्ट करके नुकसान होगा। तो हमने ये तय किया है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है
उन्होंने भी मेहनत करके ये निर्णय विचार पूर्वक किया। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि किसी भी स्थिति में 1 अप्रैल 2020 को फ्यूल जो यूरो 6 के अलाइस है वो होगा और निश्चित रूप से सप्लाई चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको लागू करने के लिए 100% होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी आ गए तो देश प्रदूषण से मुक्त होगा। तो प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक दूसरा सुझाव काफी डिस्कशन में, और हम तो सोचते हैं कि जल्दी से लागू हो। करेंगे क्या कि नेशनली एक पॉलिसी हो और 10 साल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का और उनका एक जो अलग एंड ऑफ लाइफ इकोनॉमी बोलते हैं उधर मैनेजमेंट अलग हो, जिसमें नया एंटरप्रेन्योरशिप भी पैदा होगी और पूरा नक्शा बदल जाएगा हमारे देश का, प्रदूषण भी कम होगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर एक नए ढंग से काम करना शुरू करेगा। तो पुरानी गाड़ियों को हटाने की पॉलिसी। पहली बात तो आप जो कह रहे हो वो सही है। जो BS1 और BS2 फ्यूल पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं और जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती है, उसके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्क्रैपिंग पॉलिसी को हमने तैयार करने की शुरुआत की। अब पॉलिसी तैयार हुई है और मैं आपके मार्फत, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है, मैं भारत की जनता को और सभी स्टेक होल्डर को आह्वान करता हूं कि वो सजेशन हमको दे और मैं 1 महीने के अंदर वो पॉलिसी कैबिनेट के सामने ले जा रहा हूं। और मैंने उसमें और सोचा है कि हमारे जो 12 मेजर पोर्ट है वहां हम लोग जो ड्राफ्ट है वो 18 मीटर, 18.5 मीटर, 20 मीटर करेंगे। उसमें गोवा का काम शुरू हो गया है। गोवा ये पहला पोर्ट होगा जिसका और दुनिया का जितना ऑटोमोबाइल का भंगार होगा वो हम लोग देश में आएंगे और पोर्ट के बाजू में एक इंडस्ट्री एरिया खोलेंगे जहां एल्यूमिनियम, कॉपर और प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करेंगे और वही स्पेयर पार्ट्स बनेंगे। मैं आपको बताता हूं, इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्पेयर पार्ट्स की कीमत इतनी कम हो जाएगी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में हम इतने कॉम्पिटिटिव होंगे, इतने नए रोजगार मिलेंगे कि, और दूसरी बात ये जो गाड़ियां हम स्क्रैप करेंगे तो 20 से 25% फिर सेल बढ़ेगा। और सेल बढ़ते हुए हमने जो मॉडल तैयार किया है वो मैं आज आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मॉडल जब तक कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगा तब तक मेरा बोलना उचित नहीं है। उसमें हमने जो मैन्युफैक्चरर है, स्टेक होल्डर, उनका भी सहभाग लिया। जो पुरानी गाड़ी खरीदी करेंगे उसको भी हम कुछ देंगे और सरकार का इससे रेवेन्यू बढ़ने वाला है, पोल्यूशन कम होने वाला है, तो सरकार को भी टैक्स के लिए हम कुछ कहने वाले हैं। और तीनों मिलकर तो जो नई गाड़ी लेगा वो ऐसा सर्टिफिकेट देगा कि उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा कि नई गाड़ी भी उसको सस्ते में मिलेगी और पुरानी गाड़ी के स्क्रैप से फिर से रिसाइकलिंग करके नए पार्ट्स होंगे। आइए, अब हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान मौजूद हैं, कुछ सवाल वो भी आपसे पूछना चाहेंगे। प्रियंका के पास चलते हैं। कर रहे थे यहाँ पर और आपसे बात करने के लिए काफी लोग इच्छुक हैं, तो मैं पहले मौका दूंगी कि कोई सवाल पूछने में इच्छुक है या मेरे पास जो एक गेस्ट लिस्ट है मैं उनके पास ही जाना शुरू करूं। तो यहाँ मेरे साथ है क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट रोहित राज मोदी और ये आपसे सवाल करना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल सर ये है कि उस रोड के दोनों तरफ लगभग 2 लाख करोड़ का प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आने की पोटेंशियल है और उसमें से ऑलरेडी 22 से 25 हजार करोड़ रुपए लग चुके हैं और वो रोड लेकिन दिल्ली पोर्शन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इसमें सर आपकी सरकार क्या रोल अदा कर सकती है, क्या हेल्प कर सकती है इसको सॉल्व करने में, जिससे कि NH8 का डिकंजेशन हो सके? सर देखिए, पहली बात तो ऐसे कि मैं जब नागपुर से रोज आता हूँ तो मैं एयरपोर्ट पर रोज 1.5 घंटे का फंसा, 1.5 साल मेरा दुख का विषय है रोड। तो मैं भी बहुत भुगत भोगी हूँ और इसलिए मैं अटकता हूँ, इसलिए मैंने काम नहीं शुरू किया। ये कुछ अखबार ने, इन्होंने चैनल ने चालू किया कि मंत्री फंस गए इसलिए काम शुरू हुआ, ऐसा नहीं था। पहली बात, मैंने पहले आपके हीरो होंडा चौक में हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, वो जो गुड़गांव में 2 अंडरपास बना रही है, हमने निर्णय किया। वो PPP रोड है, वो कॉन्ट्रैक्टर की हालत खराब है, उसको बैंक पैसे देने के तैयार नहीं, तो हम कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने इस रोड पर देखा इसके ये इतनी गलत रोड डिजाइनिंग है जिसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। धौला कुआं से वो 2 जगह मिलिट्री वालों ने वो छोड़ दिया, वहां ट्रैफिक होता है। एक जगह पर मुझे दिल्ली बराबर मालूम नहीं है, वो जो आप तो धौला कुआं स्टेशन से आकर राइट हैंड पलटते हैं उधर जाते हैं, तो वहां गड़बड़ है। हमने इसका स्टडी किया, इसके ट्रैफिक जाम के स्पॉट हमने निकाले और आपको बताता हूं, मैंने कहा कि भले हमारा रहे कि नहीं रहे या राज्य सरकार रहे कि दिल्ली का रहे, ये जो है ना अपना ये मौर्य शेरेटन होटल से ऊपर ये जो मूर्तियां रखी है, वहां से लेकर पूरा गुड़गांव तक इस रोड के स्पॉट्स को मैं 6 महीने के अंदर इसके स्पॉट सब क्लियर कर दूंगा। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, ये धौला कुआं से मानेसर तक हम एक हवा में चलने वाला एक मेट्रिनो सिस्टम कर रहे हैं और एक महीने भर में उसका टेंडर निकल जाएगा, तो आप हवा में ही बड़े प्रमाण पर उसकी कैपिटल कॉस्ट पर किलोमीटर केवल 50 करोड़ है और उसकी कैपेसिटी मेट्रो इतनी है।
तो आपके हवा में स्टेशन हो गए और हवा से ही बहुत ही बिजी कॉरिडोर है। तो इसमें अगर ये मेट्रो सिस्टम सक्सेसफुल हो गई, पायलट प्रोजेक्ट का काम 3-1 महीने में शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये रोड की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। सर, यहाँ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के जन्मेजय सिन्हा है, ये भी अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, पहले तो मैं आपकी मंत्रालय को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग की आर्थिक स्थिति में जो सुधार आ रहा है, रोड्स एंड पोर्ट्स के जरिए आपने बहुत ही उसमें बढ़ावा दिया है। तो एक सवाल आप बहुत बार बोले हैं, उस पर मैं आपका प्लान जानना चाहता हूँ कि वाटरवेज में हम लोग कब आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, शायद मेरे मुंह से ठीक नहीं है वो। हमारी सिस्टम ऐसी बनी हुई है, मैं रोड का भी मिनिस्टर हूं और वाटरवेज का भी हूं। तो हमारे देश में ऐसा है कि जो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, उनको हम बड़ा बजट देते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। अब उसका मंत्री मैं हूं, इसलिए उसका गलत अर्थ मत निकाले। और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करते हैं, पोल्यूशन फ्री करते हैं, उनको हम पैसे ही नहीं देते। तो आज ही मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, और आप जब आपके पास वो आएंगे तो आप भी कहिए कि इनलैंड वाटरवेज को मदद करिए। अब इसमें 5 वाटरवेज का काम हमने शुरू किया है। गंगा में मैंने अभी 8 दिन पहले, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वैसे वाटर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम को लॉन्च किया। फराक्का से हल्दिया तक अब लोग सैटेलाइट के साथ हमारी सिस्टम शुरू हो गई है। हम लोग मार्च के पहले 3 मल्टी मॉडल हब, वाराणसी, हल्दिया एंड साहिबगंज, इसका काम शुरू कर रहे हैं। बाय द वे, साहिबगंज मेरा होम टाउन है। हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। साहिबगंज, ये बांग्लादेश का पूरा एक्सपोर्ट साहिबगंज से होगा। बड़ा ट्रेडिंग सेंटर। वाटरवेज का जिक्र चला, नमामि गंगे एक चीज है और वाटरवेज दूसरी चीज है। तो सोचा गया था कि इसका फायदा, आपका इरादा नहीं रहा होगा, हम सोचते थे कि इसका फायदा बिहार में होगा, वहां तो हुआ नहीं। यूपी में फायदा कराना बड़ा जरूरी है सर। देखिए साहब, ये फायदा और नुकसान का हमने जिंदगी भर सोचा नहीं। लोगों को जरूरत है तो हमें चुना कर दे, नहीं दे तो मत दे। कोई मंत्री नहीं बना तो कोई मरता थोड़ी है। हम देशभक्त हैं। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमको पब्लिक के लिए और देश के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, चाहे जिता है हरा है, जो भी करें हम इसमें कोई, सबका साथ सबका विकास, जात पंथ धर्म भाषा पार्टी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम देश के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हमने सब राज्य सरकार को हम सहयोग कर रहे हैं, बिहार को भी करेंगे। चुनाव का फायदा विषय, अच्छा काम करेंगे, लोग वोट देंगे तो अच्छा, नहीं देंगे तो ऐसे पर काम करते रहेंगे। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या प्लान है आपका जिसको लागू करने जा रहे हैं, और मार्च से आपको हम लोगों को मंथली मॉनिटरिंग सिस्टम में डालना पड़ेगा। बिल्कुल डालिए। सर, आपकी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ। मेरे लिए भी आपसे बातचीत करने में बड़ी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच।